मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, नंदी न्यूज़ के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पीएमसी हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय चौरसिया। डॉक्टर साहब, नंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, देखने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे अस्थमा रोग पे। खास करके आप बच्चों के डॉक्टर हैं, तो ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि बच्चों में अस्थमा रोग का क्या कारण हो सकता है। बच्चों में अस्थमा को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं, सबसे पहले उससे बात कर लिया जाए। ज़्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों में सांस फूल रहा है, तो ऐसा नहीं है। बच्चे थक जा रहे हैं, खेल कर आ रहे हैं, ठंडा गर्म हो गया, मौसम बदल गया, तो वो इस गलतफहमी में रह जाते हैं कि ये मौसम के बदलाव और इन सब चीज़ों की वजह से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं। होती हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो अस्थमा का भी अटैक है वो मौसम के बदलाव से, या जो डस्ट वगैरह होते हैं, नए जगह बदलने पे कुछ नए एलर्जेंस होते हैं वातावरण में। आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो इन सब बहुत सारे कारण ऐसे हैं। और कुछ वायरसेस भी ऐसे हैं जो कि उनका पहले इन्फेक्शन होता है, वो हमें अटैक करते हैं, तो चूँकि उनसे भी एक ट्रिगर होता है। तो अस्थमा के लिए सबसे पहले बच्चे में कुछ एलर्जी होती है कुछ चीज़ों के प्रति, तो उसकी वजह से अस्थमा होता है। और ज़्यादातर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर, दो फैक्टर होते हैं, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल। तो जेनेटिक तो है, वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ वर्क नहीं कर सकते, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो ये दो कारण ऐसे हैं अस्थमा के, और उसको जल्द से जल्द पहचान हो जाती है तो उसका इलाज होता है। तो सब कौन कौन से लक्षण दिखते हैं बच्चों में जिससे एक पेरेंट समझ सकते हैं कि बच्चे को अस्थमा का अटैक हो सकता है, अस्थमा की बीमारी हो सकती है? देखिए, अमूमन बच्चों में ऐसे खांसी होती है, तो जब खांसी होती है और बुखार भी आ रहा है, तो बुखार के साथ अगर खांसी आ रही है तो इसको आप, ये सांस फूलने लगे उसके बाद, तो ये मानकर चलिए कि ये अस्थमा नहीं है। कि जब भी अस्थमा है, अगर अस्थमा का अटैक है, सांस फूलने लगा, पहला लक्षण है कि सांस फूलने लगता है बच्चे को, खूब छींकें आती हैं, वो कुछ कुछ समय से छींक आ रही है, बहुत बार बार छींक आ रही है, और खांसी आने लगी। खांसी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा खांसने लगता है और बलगम बनता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में बुखार नहीं आता है, इसलिए अगर बुखार नहीं आ रहा है और सांस फूल रहा है बच्चे को, सुबह के समय बहुत ज़्यादा बलगम निकाल रहा है बच्चा, तो ऐसे ये लक्षण हैं 3-4, जिनके आधार पे हम लोग सही सलाह अस्थमा के बारे में ले सकते हैं, उसका इलाज करा सकते हैं। और सब कोई टेस्ट भी होता है? जी, अवश्य होता है। इसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरे होते हैं। एक्सरे चेस्ट में हमें लंग्स की दिख जाती है, फिजियोलॉजी हमारी कैसी है ना। बहुत पुराना अस्थमा होने पे हमारा जो लंग्स का चेस्ट में हम लोग जब देखते हैं तो एक्सरे बहुत इलॉन्गेटेड हो जाता है, वो फेफड़े खिंच जाते हैं, लंबाई में बढ़ जाते हैं, ऐसा होता है। हार्ट हमारा सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, हार्ट का स्पेस जो है। तो ऐसे केसेस बहुत लंबे समय वालों में चेंजेस आते हैं। अर्ली वालों में जो चेंजेस होते हैं वो पीएफटी के जरिए पकड़े जाते हैं, जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं हम लोग। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एक फूंक करके की जाने वाली जांच है। इस जांच प्रणाली में कुछ टेस्ट होते परफॉर्म किए जाते हैं, उसको कंप्यूटराइज तरीके से, कि जो शुरू का 1 मिनट है वो उसमें कितना हमने कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन खींची, कितने फोर्स से हम उसको एक्सेल कर पा रहे हैं। क्योंकि अस्थमा में क्या होता है कि सांस की नलियों में रुकावट आ जाती है। जो हमारी सांस की नली अमूमन जिस डायमीटर की होती है, तो वो धीरे धीरे उसमें सिकुड़न आती है। और जब कोई ट्रिगर फैक्टर होता है, ऐसे अचानक से हम कहीं अगर नए वातावरण में गए और जहाँ पे हमें एलर्जन का सामना करना पड़ा, या कोई बच्चों में बहुत सारे केसेस होते हैं, हम लोग देखते हैं कि मॉस्किटो से कॉइल जलाते हैं हम लोग, या रिफिल चलाते हैं, कुछ नए परफ्यूम यूज़ करने लगे कुछ पेरेंट्स। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम लोग ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ सकता है। तो वो सब चीज़ें उसकी हिस्ट्री में आती हैं। एक हिस्ट्री बनानी पड़ती है केस शीट की, भाई क्या क्या किस इन्वायरमेंट बच्चा रह रहा है, कोई नया परिवर्तन व्यवहार में, कुछ हम अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस हुए हैं, तो उधर देख करके उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से ट्रिगर फैक्टर जो होते हैं, या बच्चा अचानक से दौड़ने लगा, बहुत फास्ट एक्सरसाइज करने लगा, अचानक बहुत ज़्यादा दौड़ धूप के खेल के आया, तो एक्सरसाइज भी क्या होता है ना कि अस्थमा के अटैक को बढ़ाती है, उसको आमंत्रित करती है अस्थमा को। इसलिए बहुत रनिंग वगैरह अवॉइड करना चाहिए बच्चों में। तो जब ये सब फैक्टर आते हैं, ट्रिगर फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगर स्टिमुलस, जब ट्रिगर स्टिमुलस होता है तो सांस की नलियों में सिकुड़न आने लगती है। जो सबसे छोटी नलियाँ होती हैं हमारी, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं उनको, वो बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं। तो हमारा जो ऑक्सीजन का प्रवाह है उन फेफड़े के उन हिस्सों में नहीं जाता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन घटने लगता है। तो इन सब केसेस में हम लोग ऑक्सीजन अगर इमरजेंसी में आता है तो उसको जो सिंपल टेस्ट हैं, ब्लड गैस के एनालिसिस कर लेते हैं। आप नॉर्मली अगर आप प्रोब आपके पास है जो SpO2 मॉनिटर होता है,
पल्स ऑक्सीमीटर वाला, उससे भी आप देख सकते हैं कि उसका ऑक्सीमेट्री में कम आ रहा है ऑक्सीजन सेचुरेशन। और जो पीएफटी होता है वो अल्टीमेटली उस बेसिस पे हम लोग इलाज शुरू करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करके प्रॉपर इलाज करते हैं और उसको फॉलो करना होता है हर महीने 2 महीने में बच्चों को बुला करके कितना सुधार हो रहा है। एक बार पता चल जाए कि बच्चे को अस्थमा का रोग है तो लगभग कितने दिन में बच्चा ठीक हो सकता है? देखिए, बच्चों में तो अस्थमा ठीक हो जाता है, बड़े लोगों में तो ठीक होने के देखेंगे कि बहुत सारे लोग पूरी लाइफ टाइम ही यूज़ करते हैं अपना वो इनहेलर वगैरह। तो बच्चों में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ ये है, अस्थमा ठीक होने लायक होता है, ग्रोइंग एज है, हमारे लंग्स की जितने भी हमारी एनाटॉमी है वो हमारी चेंज होगी, साइज़ बढ़ेगा लंग्स का, हमारे जो सांस की नलियाँ हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे केसेस में बच्चों में हमेशा जो है जो उनका किशोरावस्था होता है वहाँ तक जाते जाते बहुत से बच्चों में अस्थमा ठीक हो जाता है। जो किशोर वयस्क की उम्र है करीब 15 साल, 16 साल, 18 साल, वहाँ तक जाते थे बहुत से बच्चों में ठीक हो जाता है। बहुत से बच्चे अडॉप्ट कर जाते हैं उन एलर्जीज़ के प्रति, जो एलर्जेंस के प्रति, तो इस तरह से उनमें कम होता जाता है। तो अमूमन अगर इलाज सही समय पे शुरू हो तो उसके लंग्स की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी, उसकी सेंसिटिविटी कम होती रहेगी, तो उसका ग्रोथ होता रहेगा। अदरवाइज़ होता क्या है कि कुछ बच्चे तो इतना नेग्लेक्टेड आते हैं कि वो पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। अब वो वजन लेकर के आते हैं, सारे टेस्ट होते हैं, खून की जांच हुई, ये हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो खाना भी खा रहा है, तो उनका वजन ही नहीं बढ़ता है। वजन इसलिए नहीं बढ़ता है कि खाना तो खा रहा है प्रॉपर वो बच्चा, लेकिन उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको ऑक्सीजन उसको हमेशा कम रह रहा है उसके शरीर में अस्थमा की वजह से। तो ऐसे केसेस में जो क्रॉनिक एस्थमेटिक बच्चे हो जाते हैं उनका वेट ही नहीं बढ़ता। तो आए तो हैं वेट के लिए, तो कारण निकल के आता है कि अस्थमा की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें भी उस स्पेक्ट्रम में आती है। तो हमें एक पूरा एक होल एक सिनेरियो में एक देख करके पेशेंट को अपने कि भाई हमारे पेशेंट में क्या क्या कमियां हैं, हम लोग उसका अस्थमा भी ठीक करें, उसकी ग्रोथ भी ठीक करें, तो ठीक हो जाता है अस्थमा। अस्थमा के इलाज मान लीजिए कि यूजुअली लोग कराते हैं 2 साल, साल भर, फिर ऊब जाते हैं, बंद कर देते हैं। बंद नहीं करना चाहिए, इलाज कम हो जाएगा, कुछ एलर्जीज़ की मेडिसिन, कुछ टाइम टू टाइम बीच में अगर आपको अटैक आया तो उसकी मेडिसिन दे दी जाती है इन्हेलर के रूप में कि भाई आप इन्हेलर जब आपको ऐसा लगता है बच्चे को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जब तक हमारा बच्चा 18 साल 19 साल तक नहीं हो जाता तब तक बीच बीच में कुछ दवाइयाँ देनी पड़ सकती हैं आपको। सर, आपने इन्हेलर की बात की, किस विशेष परिस्थिति में इन्हेलर रिकमेंड करते हैं आप? देखिए, इन्हेलर तो सबसे अच्छी थेरेपी है कहा जाए तो। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि सिरप लिख देंगे डॉक्टर साहब तो अच्छा रहेगा, कभी कभी कोई इंजेक्शन भी लगवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, इंजेक्शन लगा दीजिए ठीक हो जाएगा। उनके दिमाग में ये होता है, मोस्ट ऑफ द गार्जियंस होते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि इन्हेलर का आदत पड़ जाएगा। तो लोग बोलते हैं ना कि पफ जो देंगे उसकी आदत पड़ जाएगी मेरे बच्चे को। तो ऐसी कोई मतलब कोई रिसर्च ऐसा नहीं बताता है किसी चीज़ की आदत पड़ेगी। आदत कोई नशा नहीं है, कोई नशे की चीज़ थोड़ी ना हम उसको दे रहे हैं कि आदत पड़ जाएगी, या बॉटल पीने वाला नहीं कि उसकी आदत पड़ जाएगी। वो इन्हेलर थेरेपी, जो इन्हेलेशन थेरेपी की ये कॉन्सेप्ट आया है, ये बहुत ही एडवांस टेक्निक्स हैं सब, बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स होती है मेडिसिन की। जब हम लेते हैं तो हमारे सीधे जहाँ हमें ज़रूरत है, अगर बच्चे को ज़रूरत है लंग्स में, हमें उसके लंग्स में पहुँचानी मेडिसिन, तो डायरेक्टली अगर वो इन्हेल कर लेता है और उसके सीधे फेफड़ों में जाती है दवा, वहाँ पे अपना काम करती है। तो इन्हेलर थेरेपी तो बेस्ट थेरेपी मानी गई है अस्थमा में, इसलिए मानी गई है कि सबसे कम उसका साइड इफेक्ट होता है। जो कि हम अगर कोई दवा यूज़ करते हैं अस्थमा में तो उसमें कुछ दवाएं स्टेरॉइड भी होती हैं, जो लो पोटेंसी की स्टेरॉइड्स होती हैं इनहेलेशन में, उसको ब्रोंकोडायलेटर्स, इनको, तो इन सबके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ब्रोंकोडायलेटर का साइड इफेक्ट हमारे हार्ट पे होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अगर हम इन्हेलेशन के थ्रू लेते हैं, भाप मतलब उसके इन्हेलर के थ्रू लेते हैं, तो हमारे सीधे लंग्स में जा रही है वो दवा हमारे ब्लड में कम जा रही है, ठीक है। अगर हम उसी दवा को उन दवाओं के टैबलेट्स भी अवेलेबल है, उन दवाओं के सिरप भी अवेलेबल है, और हम अगर सिरप लेते हैं तो डोज में ज़्यादा लेना होगा। अब वो सिरप जाएगा कैसे, वहाँ फेफड़े में कैसे पहुँचेगा? हम जब सिरप पिलाएंगे बच्चे को, टैबलेट खिलाएंगे, वो जाएगा हमारे पाचन तंत्र के जरिए, फिर हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में पहुँचेगा। अब वो ब्लड के जरिए शरीर के सारे अंगों में होते हुए फेफड़े में पहुँचेगा। तो एक तो फेफड़े में जब पहुँचा तो वो मात्रा फेफड़े तक पहुँचाने के लिए हमें जो देनी पड़ रही मुँह से, वो बहुत ज़्यादा डोज देनी पड़ रही है, ठीक है। तो ज़्यादा डोज गई, लीवर को जरूरत ही नहीं उस दवा की, हार्ट को जरूरत ही नहीं उस दवा की, तो वहाँ जाकर उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। तो उन साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम सीधे इन्हेलेशन थेरेपी पे अगर आ जाएंगे, सीधे फेफड़ों में दवा को हम लोग डिलीवर कर देंगे, तो ये बीमारी को बहुत कम साइड इफेक्ट के साथ में बच्चों में ठीक किया जाता है। और ये जो हमारी पीएफटी का जो हमारा आता है रिपोर्ट, पीएफटी की रिपोर्ट के आधार पे हम लोग उसको ठीक करते हैं। पीएफआर देख लेते हैं, एक्सपिरेटरी फ्लो रेट देख लेते हैं कितना कर रहा है, परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्हेलेशन चलता है।
कुछ हमारे जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं वो भी दी जाती हैं 1-2, और बाकी यही सब ट्रीटमेंट है। बाकी अटैक जब आता है, अगर कोई पेरेंट बहुत इग्नोरेंट है, बहुत ध्यान नहीं दे रहे बच्चे का, अगर अटैक आता है तो अटैक के केस में तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। उस दौरान बच्चे की हाइपोक्सिया हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है बच्चा उनका। तो वैसे कंडीशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मशीनों के जरिए ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है, बाईपैप का सहारा लेते हैं हम लोग, इमरजेंसी मेडिसिन चलती हैं। लेकिन अगर बहुत ही सही तरीके से अगर इलाज कराना चाहें तो ओपीडी में आकर के लोग हम लोग अपनी ओपीडी चलाते हैं। तो एवरी सेकेंड संडे हमने कर दिया है। तो महीने में एक बार यूजुअली हम ऐसे बच्चों के लिए हम लोग ओपीडी एक सेपरेट चलाते हैं कि ऐसे बच्चे आए एलर्जी के प्रति, हमारे पास समय उस दिन अच्छे से हो, हम उनके पेरेंट्स को समझा सकें, बता सकें। दूसरे सोमवार को हर महीने के दूसरे सोमवार, तो हर महीने के दूसरे सोमवार को। तो एक्चुअली मैंने अपनी ओपीडी कुछ बांट दी है। जैसे सैटरडे को ओपीडी है तो सैटरडे को जितने भी डेवलपमेंट वाले हैं, जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं और सीपी के हैं, एमआर के हैं, इनके लिए जो है ऑटिज्म के पेशेंट हैं, जो दौरे वाले पेशेंट हैं, मिर्गी के मरीज़ हैं, तो इनका एक अलग डेवलपमेंटल और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी क्लिनिक हमारी सैटरडे को चलती है। और चूँकि इसमें संख्या ज़्यादा है, मरीज बहुत समय तक इलाज करते, इसको हमने निःशुल्क भी किया हुआ है अपनी तरफ से कि इसमें कोई फीस नहीं ली जाती है जो पेशेंट्स आते हैं। इसी तरह से अस्थमा में चूँकि कम बच्चे हैं तो इनको हम हर दूसरे सोमवार को हमने कर दिया है। तो दूसरे सोमवार को लोग आते हैं अस्थमा को, टेस्ट वगैरह PFR वगैरह तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। तो वो करके उनको फॉलो करते हैं, प्रॉपर उनकी चार्टिंग होती है, उसके हिसाब से उनका इलाज होता है और ठीक होते हैं। प्रति वर्ष हम लोग कम से कम 25-50 बच्चे तो ठीक हो ही रहे हैं उस तरीके से। कुछ डिफ़ॉल्टर भी होते हैं जो समझ नहीं सकते, उनके पेरेंट्स 2-4 महीने इलाज कराते हैं, कोई बोलता है कि ये आदत पड़ जाएगी और सब चीज़, तो वो लोग डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, नहीं करते हैं, फिर कभी सीरियस होके आते हैं तो फिर समझाना पड़ता है। तो अलग से काउंसलिंग की ज़रूरत है, पेरेंट्स को बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि ऐसे ले सकता है वो डिवाइस से। तो एक अच्छा है और इलाज उपलब्ध है, बीमारी ठीक होने वाली है। सर, इन्हेलर की बात करें, लोगों में भ्रांति है, जैसा कि आपने बताया कि इन्हेलर एक बार शुरू हो गया तो ताउम्र उसको इन्हेलर लेना पड़ेगा। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? दूसरी बात कि इन्हेलर का असर सीधे लंग्स पे पड़ता है, तो ऐसे केस में डोज एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, किसी भी अगर आप बड़े हैं तो अच्छे चेस्ट फिजिशियन के संपर्क में रहें। बच्चा है अगर आपका तो किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन जो है, जो हम लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, हम लोग बिल्कुल ट्रेंड होते हैं इन सब चीज़ों में। तो हम लोग उसकी जो डोज स्टार्ट करेंगे वो प्रॉपर डोज जो हमारे पेशेंट को जो रिक्वायर्ड है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि इन्हेलेशन थेरेपी, इन्हेलर यूज़ करना सबसे सेफ़ है। अगर आप टैबलेट खाते हैं, सिरप पीते हैं, वो ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए इन्हेलर थेरेपी बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। और जो आदत पड़ने वाली बात है, देखिए वो एडल्ट में होता क्या है, एडल्ट हो गए, एडल्ट में 2 तरीके, अस्थमा हो गया, सांस फूल रही है लंबे समय तक, इलाज हुआ नहीं, लंग्स हमारे कंप्रोमाइज़ हो गए। जो हमारी फेफड़े की कैपेसिटी थी 500 कि वो घट करके हमारी 300, 350, 250 तक रह गई। अब वो बढ़ नहीं सकती। बच्चों में क्या ऑप्शन है, बच्चों की लंग्स की ग्रोथ होनी है अभी, तो जिनमें ग्रोथ होनी है, अभी साइज बढ़ना है, उनमें थोड़े चांसेस कम रहते हैं और आगे चल के इलाज बंद होने की संभावना होती है बच्चों में। बड़े लोगों में देखा होगा, कुछ लोग हैं तो वो लगातार लेना ही होता है, पूरी लाइफ टाइम ही लेना होता है, लेकिन उनमें भी तो सेफ है ना। उनमें भी अगर हम टैबलेट रिकमेंड कर रहे हैं तो टैबलेट के साइड इफेक्ट हैं अलग। और हम इनहेलेशन अगर देते हैं तो हमें सिर्फ फेफड़ों को पहुंचानी है, फेफड़े पे काम करनी दवाओं को, तो हमने सीधे फेफड़े में डिलीवरी कर दी उसकी। ये पूरे शरीर में घूम फिर करके ब्लड के थ्रू हर जगह होते, वहाँ नहीं जाना हमें। तो दवाओं का डोज भी उसे माइक्रोग्राम में दिया जा रहा है। माइक्रोग्राम क्या होता है, 1000 गुना कम ग्राम का, मिलीग्राम का। और मिलीग्राम में हम लोग टैबलेट चलाते हैं, तो सिरप और टैबलेट मिलीग्राम में डोजेज जाएंगी और उसमें किस में जाएंगी, माइक्रोग्राम में जाएंगी। तो कितना कम हो गया, 1000 गुना कम उसमें जा रहा है खुराक आपका। तो सेफेस्ट है, मैं तो ये कहूँगा सेफ नहीं, बिल्कुल सेफेस्ट है, बिल्कुल सेफ टेक्निक है इनहेलेशन की। और कोई उससे न डरे, बशर्ते बस समझाने का फ़र्क है कि अगर एक बार उनकी अच्छे से काउंसलिंग हो जाए, समझा दिया जाए, तो वो बिल्कुल लेंगे, लेते भी हैं। और लोगों को अपना जब इलाज कराने लगते हैं तो उनको फ़र्क भी महसूस होता है बच्चे के बारे में, अपने लिए। हमारे पास बच्चे ही आते हैं तो बच्चों में इतना अच्छा ग्रोथ होती है, बच्चे का इतना अच्छा स्लीप होता है, सोता है, पढ़ने में अच्छा हो गया। तो जब उनको फ़र्क महसूस होता है तो इवन गांव के लोग भी, ऐसा नहीं है, वो लोग भी थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जब बात समझ जाते हैं एक बार कि भाई डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं कि जो जहाँ दवाई जा रही है, और मैं ये भी बोलता हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो नुकसान नहीं करेगी, दवा आपको कोई आदत नहीं पड़ेगी, करते हैं फिर लोग।
तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्हेलर थेरापी एकदम सेफ है, किसी भी भ्रांति, किसी भी गलतफहमी में ना रहें। डॉक्टर साहब, नंदी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। दोस्तों, इस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे। नंदी न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।